So we'll go ahead with next topic. In the last lecture, हम लोगों ने last lecture में we have covered vibrations, modes of vibrations of a stretch string. तो एक stretch string था under tension. It was tied between two rigid supports, and then we have seen what are different modes of vibrations of the stretch string. Fundamental mode में मतलब first mode में एक loop बनता है, two nodes and one antinode. Fundamental frequency का formula था 1/2L root of T by M. And then in the second mode of vibration, second mode मतलब फर्स्ट ओवरटोन में दो लूप्स थे, दो एंटीनोड्स थे, तीन नोड्स थे, फ्रीक्वेंसी था 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल. फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी n1 इक्वल टू 2n था. तो इन द नेक्स्ट मोड विच इज सेकेंड ओवरटोन यू हैव 3 लूप्स, 3 एंटीनोड्स एंड 4 nodes, and the frequency was 3n, 3 times of fundamental. And then we have derived the formula for frequency of pth overtone. अगर याद होगा तो p plus 1 times of n, fundamental frequency, p plus 1 into n. And then we have also made some conclusion. जैसे all the frequencies are present, तो n, 2n, 3n, 4n, all the frequencies are present. मतलब ratio of frequency की अगर बात करें तो 1:2:3:4:5 so on so forth, right? और pth overtone is p plus 1 harmonic. ये हमारे conclusions थे. So today we will start with vibrations of air column. तो दो टाइप के वाइब्रेशंस हमको स्टडी करने होते हैं इस चैप्टर में. वन इज वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग जो हमने कल कवर किया. टुडे वी विल गो अहेड विद वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम. वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम. तो व्हेन यू टॉक अबाउट वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलम व्हिच वी विल स्टडी. एक है पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. तो हमारे पास एक पाइप है, इसको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप भी बोलते हैं. So you have a pipe closed at one end and you have a pipe which is open at both the ends. इसको open organ pipe भी बोलते हैं. दोनों cylindrical है, both are cylindrical tubes. Only thing is both are long cylindrical tubes. In the first case one end is closed and in the second case both are open. इसको closed organ pipe भी बोलते हैं, इसको open organ pipe भी बोलते हैं. So I'll just name it closed organ pipe and you have open organ pipe. So we want to study vibrations of these two types of air column. एक में air column है which is open at both the ends, एक में है closed at one end. And remember, छोटा सा confusion रहता है जो नहीं होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे end correction की. अब ये end correction मतलब क्या? We'll try to understand what is end correction for both of this. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू से एयर कॉलम, ये पाइप है, इसके अंदर एयर है तो इट इज एयर कॉलम. तो नॉर्मली क्या होता है कि हम पाइप का जो लेंथ है स्मॉल एल, इसी को हम लोग कॉलम लेंथ मान लेते हैं. तो व्हाट वी डू इज जितना पाइप का लेंथ है उतना ही एयर कॉलम का लेंथ है, ऐसा हम इमेजिन कर लेते हैं. बट दैट इज नॉट करेक्ट. अब क्यों करेक्ट नहीं? तो दैट इज गिवन बाय एंड करेक्शन. तो एंड करेक्शन मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एयर कॉलम इज सेट इनटू वाइब्रेशन इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड और अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, द बाउंड्री कंडीशन डिमांड दैट, बाउंड्री कंडीशन मतलब बाउंड्रीज पे क्या हो रहा है. सो द बाउंड्री कंडीशन डिमांड दैट द एंटीनोड शुड बी फॉर्म्ड एट ओपन एंड. एंटीनोड हमेशा कहाँ बनेगा? ओपन एंड. अब बोलोगे ऐसा क्यों? उसका रीजन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने एक ट्यूनिंग फोर्क लिया एंड आई पुट अ ट्यूनिंग फोर्क हियर, क्योंकि मैं साउंड वेव को यहीं से प्रोपोगेट करने वाला हूँ, राइट? तो साउंड वेव्स विल ट्रेवल इनसाइड द ट्यूब, राइट? देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीनोड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोड? एंटीनोड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, नोड पे नो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, राइट? सो इफ यू थिंक एट द क्लोज्ड एंड there is no freedom for the molecules to vibrate. क्योंकि ये closed end है तो यहाँ पे molecules को vibration के लिए freedom ही नहीं है. इसलिए यहाँ पे vibration के लिए freedom नहीं है, मतलब particles will not be able to move. तो जहाँ पे particle move नहीं हो सकते वहाँ क्या बनता है? node. और open end पे the particles have maximum freedom for motion. जहाँ पे maximum freedom of motion है वहाँ पे कौन बनेगा? antinode. तो remember, antinode हमेशा कहाँ बनता है? ओपन एंड पे. तो ओपन एंड पे हमेशा क्या बनता है? एंटीनोड. तो रिमेंबर, व्हेन एन एयर कॉलम इज सेट इनटू वाइब्रेशन
इज सेट इनटू वाइब्रेशन। अब एयर कॉलम मतलब क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, तो दोनों इंक्लूड करके बोल रहा हूं। सो व्हेन एन एयर कॉलम इज सेट इनटू वाइब्रेशन, द बाउंड्री कंडीशन डिमांड्स दैट the boundary condition demands that the antinode be formed at, क्या बनना चाहिए, be formed at open end and node be formed at closed end। अब ऐसा इसलिए हुआ since this is because the molecules of air, the particles of air have maximum freedom for vibration or for motion at open end and no freedom at closed end। तो जहां पे पार्टिकल्स को मूव होने का जगह ही नहीं है तो वो मूव होंगे नहीं, मतलब वहां नोड बनेगा। सो नो फ्रीडम एट क्लोज्ड एंड। तो आइडियली ऐसा होना चाहिए था, क्लोज्ड एंड पे नोड बनना चाहिए था और ओपन एंड पे क्या बनना चाहिए था, एंटी नोड। तो इन रियलिटी क्लोज्ड एंड पे नोड तो बन जाता है, लेकिन ओपन एंड पे एंटी नोड नहीं बनता है। एंटी नोड इज फॉर्म स्लाइटली बियॉन्ड इट, थोड़ा सा ऊपर बनता है, राइट। सो बट इन रियलिटी the antinode is formed slightly beyond the open end, तो एक्चुअली ओपन एंड पे बनता ही नहीं है, एंटीनोड इज फॉर्म स्लाइटली बियॉन्ड। अब आप बोलोगे क्यों, वैसे रीजन आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ बिकॉज यू शुड नो दिस। जब मैं ट्यूनिंग, बिकॉज आई विल बी यूजिंग ट्यूनिंग फोर्क, साउंड वेव्स को जनरेट करने के लिए हम नॉर्मली ट्यूनिंग फोर्क यूज करते हैं। तो ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रॉन्ग्स है, दे वाइब्रेट इन एंड आउट। जब प्रॉन्ग्स आउट जाते हैं तो वो कंप्रेशन बनाते हैं, राइट। और जब इन जाते हैं तब वो रेयरफैक्शन बनाते हैं। इसका मतलब एंटी नोड तब बनेगा जब प्रॉन्ग्स इन जाएंगे। तब जब प्रॉन्ग्स इन जाएंगे तो प्रॉन्ग्स थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे, ऐसा जाएगा ना, अंदर की तरफ प्रॉन्ग जाएगा। तो यू सी ऑलमोस्ट यहाँ पे एंटी नोड बनने वाला है, जस्ट बिलो द प्रॉन्ग्स, यू कैन से इट इज फॉर्म्ड ओवर हियर। तो एग्जैक्टली ओपन एंड पे बनता ही नहीं है, एंटी नोड इज फॉर्म स्लाइटली बियॉन्ड। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ एंटी नोड बनेगा, नीचे नोड बनेगा। मैं फिलहाल एंड करेक्शन समझाने के लिए सिर्फ फंडामेंटल मोड लेने वाला हूँ, इसका फंडामेंटल मोड, राइट। तो फंडामेंटल मोड में ऐसा बनता है, तो यू हैव अ नोड हियर, यू हैव अ एंटी नोड हियर। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी हमको लेंथ ऑफ द एयर कॉलम लेना है, रिमेंबर यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, इसलिए पहले टाइम से ही एकदम क्लियर रखो। लेंथ ऑफ एयर कॉलम, नॉर्मली हम लेंथ ऑफ एयर कॉलम पाइप के लेंथ को मान लेते हैं, हम बोलते हैं ट्यूब लेंथ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम, विच इज नॉट ट्रू। क्योंकि एयर कॉलम मतलब कितना एयर वाइब्रेट हो रहा है, एयर वाइब्रेट तो एंटी नोड से नोड तक हो रहा है। तो जहाँ पे ट्यूब लेंथ कम है और कॉलम लेंथ ज़्यादा है। और ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्योंकि ओपन एंड पे एंटी नोड बनना चाहिए था, बना नहीं, उसके ऊपर बना। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम स्मॉल एल लेके कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा। उस एरर को करेक्ट करना है, क्या करना है, करेक्ट। और ये एरर कहाँ आ रहा है, ओपन एंड पे। तो इस करेक्शन को बोलते हो एंड करेक्शन, right? So this kind of errors occur because length of air column is greater than the length of tube, but हम लोग ट्यूब के लेंथ को ही कॉलम का लेंथ मान लेते हैं, which is not correct। तो हमको यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, और ये करेक्शन एंड पे आ रहा है, इसलिए बोलते हैं उसको एंड करेक्शन।
राइट। अब ये एंड करेक्शन फाइंड कैसे करते हैं, क्योंकि एयर दिखता नहीं है हमको, वी कैन नॉट सी कि अरे यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द open end of the tube and the position of antinode is called as end correction E. So the distance between, remember, important, in reality the antinode is formed slightly beyond the open end. So the distance between the open end and the position of antinode is known as end correction, and as I just told you कि हमको एंटीनोड कहाँ बना दिखता नहीं है, मतलब बेसिकली मैं डिस्टेंस मेजर ही नहीं कर सकता हूँ, बट इट हैपन्स एक्सपेरिमेंटली। हमने जब देखा कितना एंड करेक्शन आ रहा है, तो दिस एंड करेक्शन इज ऑलवेज 0.3 टाइम्स ऑफ डायामीटर, इनर डायामीटर ऑफ द ट्यूब, 30% ऑफ इनर डायामीटर ऑफ द ट्यूब, राइट। तो जो भी ट्यूब का इनर डायामीटर होगा, इनर मतलब अंदर का, यू हैव टू डायामीटर्स, एक है अंदर का डायामीटर, एक है बाहर का डायामीटर। तो इट टर्न्स आउट दैट दिस एंड करेक्शन is found to be equal to 0.3 times of inner diameter So therefore you have E equals to 0.3 d, inner diameter of the tube। वेरीफाई कर लो, इतना ही है, 30% है, 0.3d लिखा होगा, E equal to 0.3d where it is inner diameter, right। अब इसका मतलब अगर मुझे करेक्टेड लेंथ चाहिए, सो देयरफॉर करेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम, देखो वापस मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूजन बहुत होगा, कंफ्यूजन का काम ही नहीं है। तुम वाइब्रेशन ऑफ पाइप नहीं देख रहे हो, पाइप इज नॉट वाइब्रेटिंग, द एयर इनसाइड इज वाइब्रेटिंग। So the length of pipe is not the length of air column. You have to take into consideration length of air column. तो हमको corrected length करना है, तो corrected length for closed pipe, और इसके आगे से by default याद रखना, मैं notation हमेशा fix रखता हूँ, corrected length is capital L, tube length, pipe का length is small l, और अगर pipe closed है तो small l plus e, क्योंकि अब ये जो आपको कॉलम लेंथ हो गया ना, दिस इज कॉलम लेंथ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एंटीनोड टू द पोजीशन ऑफ नोड, दैट इज कॉलम लेंथ, करेक्टेड लेंथ। तो करेक्टेड लेंथ कितना हो गया, स्मॉल एल प्लस स्मॉल ई, एल प्लस ई। तो करेक्टेड लेंथ फॉर अ क्लोज पाइप इज स्मॉल एल प्लस ई। अब फॉर ओपन पाइप क्या होता है फिर, ओपन पाइप में एज आई टोल्ड यू द बाउंड्री कंडीशन डिमांड दैट ओपन एंड पे हमेशा क्या बनना चाहिए, एंटीनोड। यहाँ तो दोनों एंड ओपन है, तो यहाँ भी एंटीनोड, यहाँ पे भी एंटीनोड, तो ऐसा बनेगा, है ना। ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि दो एंटीनोड के बीच में सेंटर में एक नोड होता है, ऑलवेज अ नोड इज देयर एट द सेंटर, बिकॉज यू नो nodes and antinode are alternatively formed. So if you have an antinode here, you have a node at the center and then something like this. तो यहाँ पे एंड करेक्शन ऊपर के एंड से भी आएगा और नीचे के एंड से भी आएगा। तो करेक्टेड लेंथ फॉर ओपन ऑर्गन पाइप will be equal to capital L equals to small l plus E, मतलब 2E। तो दिस इज अ करेक्टेड लेंथ। अब इसके आगे से करेक्टेड लेंथ मतलब कॉलम लेंथ, और स्मॉल l मतलब पाइप लेंथ। गुड। तो स्मॉल l पाइप लेंथ है, कैपिटल L कॉलम लेंथ है, कॉलम लेंथ मतलब करेक्टेड लेंथ है, इंक्लूडिंग द एंड करेक्शन ऑल्सो। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंड करेक्शन। ये पहले से बताना पड़ता है, क्योंकि फिर अभी हमको मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस देखने हैं। पहले हम देखेंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाइप, फिर हम देखेंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ओपन पाइप। सो द आइडिया शुड बी वेरी क्लियर, व्हेन एन एयर कॉलम be it closed pipe or open pipe is set into vibration, the boundary condition demands that the node should be formed at closed end and antinode should be formed at open end. Q, because the particles have maximum freedom of vibration
एट द ओपन एंड आई हैव नो फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन एट क्लोज्ड एंड, तो जहाँ पे वाइब्रेशन का फ्रीडम ही नहीं है, पार्टिकल मूव ही नहीं हो सकता, तो वहाँ नोड ही बनने वाला है, नो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, नोड्स. लेकिन इन रियलिटी एंटी नोड इज नॉट फॉर्म्ड रियली एट द ओपन, इट इज फॉर्म स्लाइटली बियॉन्ड इट. तो फिर इसका मतलब the distance between the open end and the location, मतलब position of antinode is end correction, and that end correction is 30% of the inner diameter, 0.3 times of inner diameter. So corrected length for closed pipe is small l plus e, and for open is l plus 2e. Good. यहाँ तक clear? पक्का पक्का. Now let us look at modes of vibration of closed pipe first. तो modes of vibrations of closed pipe. अब ये closed pipe क्या होता है ये आपको पता है, मैंने बता भी दिया, वो नोट्स में लिखा भी है, मैं यहाँ लिखने नहीं वाला हूँ. It is nothing but a long cylindrical tube. It is long cylindrical tube with one end closed. दोनों एंड क्लोज मत कर देना, तो दोनों बोला एक क्लोज्ड पाइप है एक ओपन है, एक एंड ओपन है दो एंड ओपन है, दोनों क्लोज क्यों नहीं है? क्यों नहीं है दोनों क्लोज? साउंड वेव कहाँ से भेजोगे फिर दोनों क्लोज कर दोगे? तो यू हैव वन एंड क्लोज्ड और बोथ एंड ओपन, यू कैन नॉट हैव बोथ द एंड्स क्लोज. हाउ विल यू सेंड साउंड वेव इनसाइड? तो अभी क्लोज्ड पाइप होता है, इट इज जस्ट अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब with one end closed, and we use tuning fork, we keep the tuning fork near the open end so that the sound can travel inside. तो याद रखना, अभी स्टेशनरी वे में याद होगा आपको, आई टोल्ड यू, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में तुमको एक्सपेरिमेंट करना है, विच इज बेसिकली दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, दिस टाइप, नॉट एग्जैक्टली दिस वन, दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो जब तुमने ट्यूनिंग फोर्क ओपन एंड पे रखा, वहाँ से साउंड नीचे गया, क्लोज एंड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा. तो जो ओरिजिनल वेव था इट वाज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड जो रिफ्लेक्टेड वेव इट इज ट्रैवलिंग पॉजिटिव वाई एक्सिस. तो यही वेव गया, यही रिफ्लेक्ट होके आया, मतलब एम्पलीट्यूड इज सेम, फ्रीक्वेंसी इज सेम, ओनली डिफरेंस इज डायरेक्शन इज अपोजिट. तो ये दो वेव का इंटरफेरेंस हुआ, और ये दो वेव का इंटरफेरेंस होने के बाद क्या बना? स्टेशनरी वेव. स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हुआ जिसको तुम बोलते हो रेजोनेंस. तो विल फर्स्ट सी फर्स्ट मोड, मतलब फंडामेंटल मोड. सो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसको फर्स्ट मोड भी बोलते हो. तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर अ क्लोज्ड पाइप, वो तो मैंने आपको अभी बता दिया, वही डायग्राम है सेम. इसमें हाफ लूप बनता है, हाफ लूप मतलब एक नोड एक एंटी नोड. इन द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन यू हैव just a half loop. So you have an antinode, you have a node. So in this mode of vibration, in this mode, half loop is formed. Half loop is formed. Half loop मतलब basically one antinode and one node. One antinode and one node. अभी देखो कैसे डिफरेंस आ गया. वहां पे तुम्हारे पास एक फुल लूप था फर्स्ट मोड में, स्ट्रिंग के केस में वन लूप, वन एंटीनोड, टू नोड्स, राइट. यहाँ पे वन एंटीनोड, वन नोड एंड हाफ लूप. एंड ऑफ कोर्स यू शुड नो दिस इज द करेक्टेड लेंथ एल. देन इफ यू रिमेंबर सारा प्रोसेस सेम है. यू नो स्पीड v इक्वल्स टू एन लैम्डा. हमको पहले फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो n इक्वल्स टू v बाय लैम्डा. व्हाट इज v? इफ यू रिमेंबर, अंडर रूट ऑफ टी बाई एम. वो स्ट्रिंग था, ये कौन सा स्ट्रिंग है? ये एयर है, एयर. अंडर रूट ऑफ टी बाई एम लिख दिया, मतलब तुमने लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रांसवर्स बना दिया. ये एयर का कॉलम है, ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग नहीं है. रूट ऑफ टी बाई एम लिखना नहीं. v की वैल्यू तुमको पता होती है, दी होती है, विच इज अराउंड 330 मीटर पर सेकेंड टू 340 मीटर पर सेकेंड डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर, राइट. तो गलती से भी रूट ऑफ टी बाई एम लिखना इसलिए पूछा हुआ है, होती है गलती. आई न्यू इट. कोई ना कोई बोलेगा रूट ऑफ टी बाई एम. नहीं है रूट ऑफ टी बाई एम, इसका फॉर्मूला ही नहीं है, क्योंकि ये दिया होता है. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन टू यू, राइट. बट इफ यू सी इन दिस केस, एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस है करेक्टेड लेंथ एल. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड? लैम्डा बाई 4. यस. तो यहाँ से लैम्डा क्या मिल जाएगा आपको? 4L. क्या मिल जाएगा? 4L. तो देयरफॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V by 4L.
ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। अब इससे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला जो मैं लिख के रख देता हूँ, यूज नहीं करूंगा फिलहाल। v इक्वल्स टू 4nl। सो स्पीड ऑफ साउंड इज 4nl। वो यूज नहीं करना है, वो आगे लगने वाला है, इसलिए अभी लिख दिया। क्लोज पाइप के लिए 4nl एंड देन देयरफॉर n इक्वल्स टू v बाय 4l। l क्या था? स्मॉल l प्लस a। तो ये मिल गया आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी दैट यू कैन जनरेट इन एन कॉलम या फिर इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। ये फर्स्ट मोड हो गया। अब हमको देखना है सेकेंड मोड विच इज फर्स्ट ओवरटोन। अभी वो बुक टू बुक कोई इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलेगा, कोई इसको सेकेंड मोड बोलेगा, एक ही बात है। फर्स्ट ओवरटोन इज सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। और यहाँ ना क्वेश्चन में तुम देखोगे आएगा, हम लोग सॉल्व भी करेंगे, जानबूझ के बहुत कंफ्यूज करते हैं मोड और नोड। मोड इज मोड, नोड इज नोड, नोड इज नो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट। तो तुमको बोलेंगे थर्ड मोड, तो मोड को मोड पढ़ना, अगर मोड को नोड पढ़ लिया तो गए, आंसर गलत हो जाएगा। दिस इज सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेंसी कौन सा है वो चेक करना है अब। तो व्हाट यू हैव इज इन दिस केस, तो इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट ये था कि तुमने जब स्ट्रेच स्ट्रिंग, मतलब कल के लेक्चर में हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग देखा, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व समथिंग। पहला मोड, हाउ मेनी लूप्स, हाउ मेनी एंटीनोड्स, वन। हाउ मेनी नोड्स, टू। सेकेंड मोड फर्स्ट ओवरटोन, हाउ मेनी लूप्स, तो एक के दो हो गए। हाउ मेनी एंटीनोड्स, दो, एक के दो हो गए। हाउ मेनी नोड्स, तीन, दो के तीन हो गए। मतलब तुम अगर नोटिस कर रहे हो, एज यू गो फ्रॉम वन मोड टू द नेक्स्ट मोड, एवरीथिंग इंक्रीजेस बाय वन। एवरीथिंग इंक्रीजेस बाय वन। लूप का नंबर भी वन से बढ़ा। पहले मोड में, फंडामेंटल मोड में कितने लूप है? हाफ। अभी 1.5 होगा, तो 1.5 लूप हो जाएगा ऐसा सेकेंड मोड में। तो इसमें 1.5 होगा, मतलब बेसिकली यहाँ तो नोड ही बनने वाला है। फिर मान लेते हैं यहाँ नोड बनेगा, समवेयर ओवर हियर यू विल हैव अ नोड and here you will have antinode. So you will see something like this, ऐसा बनने वाला है। करेक्ट, राइट? देन पहले मोड में एक ही एंटीनोड था, यहाँ पे दो एंटीनोड है, ये और ये। पहले मोड में एक ही नोड था, यहाँ पे दो नोड है, बराबर? करेक्ट। तो दिस इज व्हाट यू शुड ऑब्जर्व कि सब चीज एक एक से बढ़ रही है। अगर ये याद रहेगा तो फिर लिखना इज टू सिंपल। सो इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन यू हैव 1.5 लूप। 1.5 लूप मतलब दो एंटीनोड और दो नोड्स, करेक्ट? देन दिस इज द करेक्टेड लेंथ L एंड ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी अगर बात करोगे तो V इक्वल्स टू N1 लैम्डा 1। स्पीड ऑफ साउंड विल ऑलवेज रिमेन द सेम, चाहे तुम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है या फिर तुम्हारा हायर फ्रीक्वेंसी है, साउंड का जो स्पीड है एयर में वो सेम ही होता है। इसको V1 मत लिख देना, इट इज द सेम। तो यू हैव N1 इक्वल्स टू V बाय लैम्डा 1। अब V बाय लैम्डा 1, तो यू सी व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम नोड टू द नेक्स्ट नोड, नोड टू नोड, नोड टू नोड, नोड टू नोड, नोड टू नोड। सब सीधे बैठो, कोई नहीं सोएगा, सीधा बैठो, बी स्ट्रेट। नोड टू नोड डिस्टेंस कितना है? लैम्डा बाई 2। और नोड टू नोड कितना है? लैम्डा बाई 4। तो यू सी, इफ यू नोटिस, टोटल लेंथ विल बी लैम्डा बाई 2, दैट इज नोड टू नोड, एंड लैम्डा बाई 4। और यहाँ पे लैम्डा को लैम्डा 1 बोल रहे हैं हम लोग। व्हाट इज 1/2 प्लस 1/4? डायरेक्ट बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। हाफ और 1/4 कितना होता है? 0.5 और 0.25 कितना होता है? 0.75, 0.75 कितना होता है? 3/4 होता है। तो लैम्डा 1 कितना हो गया? 4L/3। 4L/3 आ गया यहाँ से। सो देयरफॉर यू हैव N1 इक्वल्स टू V अपॉन 4L/3। 3 गया ऊपर। अगर आपको याद होगा V/4L था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। What was V/4L? It was fundamental frequency. So N1 equals to 3 times of N, 3N, 3 times of fundamental frequency. बराबर? Good. If you want, you can also make it right in terms of end correction. तो L plus E, small L plus E. Good. तो यहाँ पे first overtone is which harmonic? Third harmonic. तो second is missing. तो यहाँ पे
यू हैव फर्स्ट ओवरटोन एज थर्ड हार्मोनिक। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड थर्ड मोड पे। दिस इज सेकेंड मोड, अभी थर्ड मोड मतलब सेकेंड ओवरटोन। तो यू हैव सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन इज द नेक्स्ट मोड, दैट इज थर्ड मोड। तो जानबूझ के थर्ड मोड बोल देंगे, मतलब सेकेंड ओवरटोन है। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। Then, as I told you, कि when you go from one mode to the next mode, everything increases by one. पहले केस में हाफ लूप था, फिर 1.5 हो गया, अब कितना होगा 2.5। अब 2.5 लूप बनने वाले हैं। 2.5 लूप बनेंगे। यहाँ पे एक नोड आएगा, यहाँ पे एक नोड आएगा, यहाँ पे एक नोड आएगा, एंड यू सी 2.5 ऐसा बनेगा। करेक्ट। तो 2.5 लूप आर फॉर्म्ड, 2.5 लूप। और यू सी पिछले केस में एंटीनोड 2 थे, यहाँ पे 3 होंगे। एक एंटीनोड यहाँ आएगा, एक एंटीनोड यहाँ आएगा, एक एंटीनोड यहाँ आएगा। नोड्स भी देखो 1, 2 और 3, तो 3 एंटीनोड्स एंड 3 नोड्स। एंड अगेन वी यूज द सेम फॉर्मूला, v इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2, तो n2 इक्वल्स टू v बाय लैम्डा 2। और फिर ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, कैपिटल L, एंड यू सी लेंथ ऑफ द एयर कॉलम विल बी नोड टू नोड लैम्डा बाई 2, टू द नेक्स्ट नोड अनदर लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा हो गया, और प्लस लैम्डा बाई 4, क्योंकि नोड टू नोड इज लैम्डा बाई 4। व्हाट इज लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4? 5 लैम्डा बाई 4। तो आ जाएगा 5 लैम्डा 2 बाई 4, तो लैम्डा 2 हो जाएगा 4L बाई 5, 4L बाई 5। So therefore the frequency here is V by 4L by 5. मतलब therefore the frequency here is 5V by 4 times of pipe length, मतलब tube length plus correct end correction. So therefore you have second overtone as fifth harmonic. Second overtone is fifth harmonic. Correct? Good. तो एटलीस्ट 3 फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी पड़ती है, मैंने कल बोल दिया था। तो यू हैव 3 फ्रीक्वेंसीज नाउ। So you have the first overtone as third harmonic, second overtone as fifth harmonic, third overtone will be seventh harmonic, and so on so forth. तो अभी आप इसको conclusion के फॉर्म में लिख सकते हो। What is your conclusion from here? What is the conclusion that you can make? You can say only odd harmonics are present. N, 3N, 5N, 7N, 9N. So only odd harmonics are present. और जब ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं तो रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसीज बन जाता है 1:3:5:7। रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 1:3:5:7:9, so on so forth. एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पे पहला ओवरटोन था थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन था फिफ्थ हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन विल बी सेवेंथ हार्मोनिक, फोर्थ विल बी ninth harmonic, so pth will be 2p plus 1. So pth overtone is 2p plus 1 harmonic. तो फिर यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी मिल जाएगा, बिकॉज यू नो दिस, यू हैव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो देन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ pth overtone will be 2p plus 1 into fundamental. तो pth overtone का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2p plus 1 into fundamental frequency. Put p equal to 0, you have n. Put p equal to 1, you have 3n. Put p equal to 2, you have 5n. So p is a whole number which starts from 0, so on so forth. ऐसा आएगा ये, right? Good, good. तो ये हो गया आपका modes of vibrations of air column which is closed at one end, and then we will go ahead with next air column. Modes of vibration of open pipe. Modes of vibration. Modes of vibration. Vibrations of open pipe. Open organ pipe. इसमें भी हम लोग स्टार्ट करेंगे with the first mode which is fundamental mode. फंडामेंटल मोड का डायग्राम मैंने आपको बताया ही है, एंड करेक्शन बताते टाइम पे मैंने बताया आपको। तो अगेन क्या होता है इसमें बनता है एक लूप, एक्चुअली 2 हाफ।
तो इन दिस केस क्योंकि दोनों एंड ओपन थे तो ओपन एंड पे बनने वाला है एंटी नोड बीच में बनेगा नोड, तो नोड विल बी समवेयर ओवर हियर। तो यहाँ पे दो हाफ बनते हैं, दो हाफ लूप। तो यू कैन नॉट से वन फुल लूप, यू कैन से टू हाफ लूप। बस ये दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड ओपन पाइप्स। ओपन पाइप में और स्ट्रिंग में बहुत सारी चीजें सिमिलर है, बहुत सारे चीजें सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग के केस में जहां तुमने स्ट्रिंग को टाई किया था वहां पे क्या बना था, नोड, राइट। यहाँ मतलब दोनों एंड पॉइंट पे क्या बनता है, नोड। यहाँ पे क्या बनता है, एंटी नोड। वहां पे दोनों एंड पॉइंट्स पे नोड था इसलिए बीच में कौन था, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे दोनों एंड पॉइंट्स पे एंटी नोड है तो बीच में कौन है, वहां पे पहले फर्स्ट मोड में, फंडामेंटल मोड में एक लूप था, यहाँ पे दो हाफ लूप है, टू हाफ, बराबर। वहां पे एक लूप था तो एक एंटी नोड था, दो नोड्स थे। यहाँ पे एक नोड है और दो एंटी नोड्स है, बाकी सब सेम है। फ्रीक्वेंसीज ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, वो प्रूव करेंगे हम लोग, बाकी सब कुछ सेम है। सो इन दिस मोड, इन द फंडामेंटल मोड, यू कैन से in fundamental mode two half loops are formed, two half loops are formed। टू हाफ लूप्स का मतलब होता है दो एंटी नोड्स एंड वन नोड, टू एंटी नोड्स एंड वन नोड, राइट। तो यहां से यहां तक हो गया कॉलम लेंथ विच इज एल, बराबर। और आपको पता है एंटी नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस कितना होता है, हाउ मच इज एंटी नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस, हाउ मच इज एंटी नोड डिस्टेंस, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू। तो लैम्डा बाई टू हो गया। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू एन लैम्डा, एन इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एन इक्वल्स टू v बाई लैम्डा। तो यहाँ से मिल जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 2l, तो ये हो जाएगा v बाई 2l, v बाई 2l। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, वहाँ पे 4 है। और वो 4 इसलिए था क्योंकि वहाँ पे एक नोड और एक एंटी नोड था, तो नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस में लैम्डा बाई 4 होता है, इसलिए यहाँ पे भी बाई 4 है। मतलब यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 4 है, बराबर, गुड। और इस केस में जो तुम करेक्टेड लेंथ लिखोगे, करेक्टेड लेंथ दैट विल बी एल प्लस 2ई। एल प्लस 2ई को भूलना नहीं, क्योंकि ऊपर का एंड करेक्शन और नीचे का एंड करेक्शन दोनों लेने पड़ेंगे आपको, ई एंड ई। तो यहाँ पे करेक्टेड लेंथ में 2ई आने वाला है, डू नॉट फॉरगेट दिस, वो आपको याद रखना उसको। देन इसके बाद है इसका नेक्स्ट मोड, दैट इज सेकेंड मोड विच इज फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन विच इज सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट ओवरटोन इज सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। देन यू हैव, बताओ क्या होगा, हर चीज एक एक से बढ़ेगी, है ना। मतलब पहले कितने हाफ लूप थे, दो, अब एक फुल और दो हाफ। तो नाउ यू हैव वन फुल लूप एंड टू हाफ लूप। वाई, बिकॉज यू सी यहाँ पे एक नोड बनेगा, बाहर तो एंटी नोड है, यहाँ पे और एक नोड बनेगा समवेयर ओवर हियर, यू विल हैव वन मोर नोड ओवर हियर, ऐसा है, गुड। एंड दिस इज व्हाट यू गेट, तो दिस इज हाउ इट इज। तो यहाँ पे लूप एक से बढ़ गया, दो हाफ। तो अभी व्हाट एक्स्ट्रा डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, कि जहां ओपन एंड्स है वहां पे हमेशा आधे आधे लूप ही बनते हैं, बीच में पहले केस में फुल लूप बना ही नहीं, अगले केस में बीच में एक फुल लूप है लेकिन एंड पॉइंट्स पे दो हाफ लूप है। तो एंड वाले हमेशा दो हाफ ही रहने वाले हैं, दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, एंड दिस इज देन योर करेक्टेड लेंथ, गुड। You have in this case one full and two half loops, right? Then you have three antinodes, पिछले केस में दो थे तो यहाँ पे तीन होने वाले हैं, एक एक से नंबर बढ़ने वाला है, राइट। तो यहाँ पे तीन एंटीनोड्स है और दो नोड्स है, एंड टू नोड्स। पिछले केस में एक नोड था, अभी कितने हो गए, टू। एंड देन अगेन v इक्वल्स टू n1 lambda 1, so n1 is v by lambda 1। so you have, if you see, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से सोचो, नहीं तो एडिशन करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंटी नोड टू नोड कितना है, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, और ये नोड टू नोड कितना है, लैम्डा बाई 2।
फिर वापस कितना है लैम्डा बाई 4। अरे इतना क्या सोचना है, ये लैम्डा बाई 4 है, ये लैम्डा बाई 4 है, 1/4 इज हाफ, तो लैम्डा बाई 2 और बीच का लैम्डा बाई 2 टोटल लैम्डा हो गया। तो इन दिस केस L इक्वल्स टू, लिखना है तो वैसा लिख सकते हो, यू कैन से इट इज लैम्डा 1/4 प्लस लैम्डा 1/2 प्लस लैम्डा 1/4, मतलब L इक्वल्स टू लैम्डा 1, देयरफॉर N1 इक्वल्स टू V बाय लैम्डा 1 विच इज V बाय L, बराबर, इट इज V बाय L, V बाय L। अब इसी को मैं लिखूंगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, V बाय 2 है, क्योंकि ये कौन था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था। तो फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, N1 इज 2N, और अगर करेक्टेड लेंथ के साथ लिखना है तो यू हैव, मतलब इन टर्म्स ऑफ एंड करेक्शन लिखना है तो L प्लस 2E, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन विच इज सेकंड हार्मोनिक। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड मोड पे। थर्ड मोड इज सेकंड ओवरटोन, second overtone is third mode. Okay, then you have something like this, ऐसा है, क्या होगा बताओ, लूप एक से बढ़ेगा, पहले 1 and 2 हाफ थे, अब मतलब 1 full 2 हाफ, अब 2 full 2 हाफ, 2 full 2 हाफ, हाफ तो तुम्हारे नीचे और ऊपर ओपन, और दोनों ओपन एंड पे बनने वाले हैं, और 2 फुल लूप अंदर बनेंगी, तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, ऐसा आएगा। गुड गुड, देन ऑफ कोर्स दिस इज योर करेक्टेड लेंथ L। अब मैं यही लिख देता हूँ, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, लैम्डा बाई 4। चलो ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, एंटी नोड 4 बनने वाले हैं, तो यू हैव 2 फुल लूप्स, 2 full and 2 half, and what else do you notice, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, सिर्फ डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है यहाँ पे। ओपन पाइप में कोई भी मोड हो, 2 हाफ रहने ही वाले हैं, ऑलवेज ऑलवेज 2 हाफ विल बी देयर, तो 2 फुल एंड 2 हाफ लूप्स, एंटीनोड अभी 4 हो जाएंगे, 4 एंटीनोड्स, और नोड्स 3 हो जाएंगे, 3 नोड्स, 1 2 and 3। दिस इज लैम्डा बाई 4, दिस इज लैम्डा बाई 4, lambda by 2, this is lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2, lambda plus lambda by 2, 3 lambda by 2, तो you will have L equals to, तुमको ये L मिल जाएगा, L equals to 3 lambda 2 by, बराबर, तो यहाँ से you will get lambda 2 as 2L by 3, good, तो then therefore you have V equals to N2 lambda 2, so you have N2 equals to V by lambda 2, therefore N2 equals to V by lambda 2, what is lambda 2, 2L by 3, therefore N2 equals to 3 times of N, 3N, 3 times of fundamental frequency, बराबर, good, it is how much, 3N, कितना ये 3N, कितना ये 3N, very good, 3 times of fundamental frequency। तो करेक्टेड लेंथ के साथ भी लिखना तो लिख सकते हो, तो 3 फ्रीक्वेंसीज कम से कम हमको चाहिए होती है मिनिमम टू हैव एनी कंक्लूजन्स, तो यू हैव कंक्लूजन्स नाउ। पहले केस में क्या था कंक्लूजन, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो अगर नोटिस कर रहे हो स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में भी ऐसा ही था, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, तो स्ट्रेच स्ट्रिंग इज जस्ट लाइक ओपन पाइप। जब ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं तो रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 1:2:3:4 and so on so forth, बराबर। उसके बाद पीथ ओवरटोन वाज 2p plus 1th हार्मोनिक, यहाँ पे पीथ ओवरटोन इज p plus 1th हार्मोनिक इज p plus 1th हार्मोनिक। इसका मतलब ये भी हो गया कि पीथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी जो होगा वो p plus 1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होगा, p plus 1n, करेक्ट यहाँ तक, गुड। तो दिस इज ऑल अबाउट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। अब हमको देखना है हाउ टू प्रैक्टिकली डिटरमाइन एंड करेक्शन,
मैंने आपको एंड करेक्शन बता दिया इन टर्म्स ऑफ इनर डायामीटर 0.3 टाइम्स ऑफ डी। तो एंड करेक्शन अगर इन टर्म्स ऑफ इनर डायामीटर लेना है ऑफ द पाइप तो तुम डायामीटर मेजर करो ऑफ द पाइप, बराबर, एंड देन 0.3 इंटू डी कर लेना। लेकिन अगर मुझे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट फाइंड करना है एंड करेक्शन, क्योंकि वेरीफाई करना पड़ेगा ना हमको सच में 0.3 टाइम्स ऑफ डायामीटर आता है कि नहीं आता है, तो अगर हमको प्रैक्टिकली एंड करेक्शन डिटरमाइन करना है तो उसका भी मेथड है। सो लेट्स प्रैक्टिकली डिटरमाइन एंड करेक्शन, practical determination of end correction, practical determination of end correction। अब वन बाय वन हम दोनों पाइप के लिए प्रैक्टिकली एंड करेक्शन डिटरमाइन करेंगे। यू कैन गो विथ विच एवर पाइप यू वांट टू डू फर्स्ट। क्लोज्ड पाइप का करना है, ओपन का करना है, डजंट मैटर। आई विल फर्स्ट गो फॉर क्लोज्ड पाइप। सो प्रैक्टिकल डिटरमिनेशन ऑफ एंड करेक्शन फॉर अ क्लोज्ड पाइप। थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, इसके लिए मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूँ। हम यहाँ पे दो पाइप यूज करने वाले हैं। हाउ मेनी? 2 पाइप्स ऑफ द सेम इनर डायामीटर, ऑफ द सेम इनर डायामीटर, क्योंकि एंड करेक्शन सेम आना चाहिए। अगर मैं डायामीटर अलग अलग लेता हूँ तो दोनों पाइप का एंड करेक्शन अलग अलग आएगा, लेकिन लेंथ अलग है। सो लेट अस कंसिडर 2 पाइप्स, लेट अस कंसिडर 2 closed pipes of same inner diameter, नहीं तो तुमने डायामीटर अलग अलग रख दिया तो एंड करेक्शन अलग अलग आएगा, फिर क्या डिटरमाइन कर रहे हो? दोनों पाइप का सेम नहीं आने वाला। सो लेट अस कंसिडर 2 closed pipes of same inner diameter but different lengths। अब लेंथ डिफरेंट होने का भी कुछ मतलब होता है यहाँ पे, बट डिफरेंट लेंथ्स। यू सी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। तो जब तुम लेंथ चेंज करते हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी चेंज होता है। मतलब जो दो पाइप्स है, मेरे पास जो दो पाइप्स है, आई विल टेक दिस एज वन ऑफ द पाइप्स, राइट, एंड आई विल टेक वन ऑफ द अदर पाइप्स। बोथ ऑफ देम हैव सेम इनर डायामीटर बट द लेंथ्स आर डिफरेंट। तो ये एक क्लोज्ड पाइप हो गया एट वन एंड, ये क्लोज्ड पाइप है एट वन एंड ऑल्सो अगेन। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस इज इन द लेंथ, डिफरेंस इज इन द लेंथ। पहला जो पाइप लेंथ है, पाइप लेंथ, कॉलम लेंथ नहीं बोला मैंने, पाइप लेंथ बोला, L1 है, और जो दूसरा पाइप लेंथ है वो कितना है? L2 है। तो इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा वो N1 होगा और इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा वो N2 होगा। कंफ्यूजन बहुत होता है, होना नहीं चाहिए। N1 और N2 पिछले टॉपिक तक हम लोग ओवरटोन्स के लिए यूज कर रहे थे। पिछले टॉपिक में N1 था फर्स्ट ओवरटोन, N2 था सेकेंड ओवरटोन। यहाँ पे हम लोग N1 और N2 ओवरटोन के लिए नहीं यूज कर रहे हैं। हम लोग N1 बोल रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट पाइप एंड N2 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड पाइप। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना, दो पाइप है, दोनों का लेंथ अलग है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग होगा, डायमीटर सेम है तो एंड करेक्शन सेम होगा। क्योंकि हमको दो पाइप यूज करके एंड करेक्शन फाइंड करना है, दो पाइप यूज करके एंड करेक्शन फाइंड करना है तो दोनों का डायमीटर सेम होना चाहिए। सो N1 N2 here does not represent overtones. N1 and N2 are fundamental frequencies of first and second pipe. So I will say let N1 is the fundamental frequency of first pipe, fundamental frequency of first pipe, and N2 is fundamental frequency of second pipe, fundamental frequency of second pipe. L1 is length of the first pipe. It is not column length, it is length of pipe, the length of first pipe, and L2 is length of second pipe, length of second pipe. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? 100%? आर वी गुड? यस नो यस? यस? नाउ डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि एक फॉर्मूला है जिसमें मैं बाद में आऊँगा, दिस वन, व्हाट इज V? For a closed pipe, 4NL.
So, but what we know is that speed of sound in a closed pipe is 4nL. So, what will be V1? It will be 4n1 L1. और एक capital L था, capital L is corrected length. It is corrected length. And what will be V2? What will be V2? 4n2 L2. लेकिन दोनों में एयर है, तो दोनों में एयर है, तो दोनों में स्पीड ऑफ साउंड भी सेम है, स्पीड ऑफ वेव भी सेम है. V is speed of साउंड, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क विल प्रोड्यूस साउंड, और तुम साउंड वेव की ही स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन की बात कर रहे हो. तो V1 एंड V2 बोथ आर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, क्योंकि दोनों पाइप में एयर था, तो V1 V2 सेम है. मतलब 4n1 L1 इक्वल्स टू 4n2 L2. 4 4 हो गया कैंसल, तो यू हैव n1 L1 इक्वल्स टू n2 L2. नाउ व्हाट इज द करेक्टेड लेंथ? इट इज L1 प्लस E1 नहीं लिखना है, इसलिए तो इनर डायामीटर सेम रखा था. E1 E2 लिख दिया, मतलब तुम बोल रहे हो डायामीटर सेम नहीं है, इसीलिए तो हमने डायामीटर को सेम रखा है, सो दैट द एंड करेक्शंस आर सेम. तो N2 L2 प्लस E. छोटी सी गलती, इसलिए दैट इज द रीजन फिजिक्स में यू हैव टू बी 100% फोकस्ड. इसलिए मैं नहीं अलाउ करता थोड़ा भी तुमको यहाँ वहाँ बातें करना, डिस्टर्ब करना, बिकॉज यू डोंट हैव फोकस, यू आर गॉन गए. तो आपको कम से कम फिजिक्स पढ़ते वक्त यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव. तो N1 L1 प्लस N1E equals to N2 L2 plus N2E. Your task was to determine E. तो एक काम करते हैं ना, E वाले टर्म्स को एक साइड में लाते हैं. N1E minus N2E equals to N2 L2 minus N1 L1. तो E कॉमन आ गया, N1 minus N2 equals to N2 L2 minus N1 L1. So end correction is N2 L2 minus N1 L1 upon N1 minus N2. ये बन गया आपका एंड करेक्शन का फॉर्मूला फॉर अ क्लोज पाइप. अगर याद रखना है तो N2 L2 माइनस N1 L1, अगर पहले N2 लिखा है तो नीचे बाद में N2 आएगा, पहले N1 आएगा, N1 माइनस N2 बराबर N2 L2 माइनस N1 L1 अपॉन N1 माइनस N2. अगर ऊपर तुम N1 L1 माइनस N2 L2 लिख रहे हो तो नीचे N2 माइनस N1 आएगा. पक्का? श्योर गुड. तो प्रैक्टिकली कैसे डिटरमाइन किया? L1 और L2 क्या था? ट्यूब लेंथ था, और ट्यूब लेंथ तो कोई भी मीटर स्केल लगा दो, यू कैन पुट अ स्केल एंड मेजर व्हाट इज L1 L2. N1 एंड N2 क्या है? फ्रीक्वेंसीज कहाँ से जनरेट करता है? ट्यूनिंग फोर्क, उस पर तो लिखा होता है, ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी पता होता है. तो यू कैन जस्ट पुट दिस वैल्यूज एंड फाइंड आउट E एंड देन वेरीफाई. ये E वही E है जो 0.3D से आने वाला है. सो प्रैक्टिकली यू कैन ऑल्सो वेरीफाई दैट एंड करेक्शन यूजिंग दैट फॉर्मूला 0.3D एंड दिस वन इज एक्जैक्टली सेम. मतलब यू आर सक्सेसफुली वेरीफाइड कि, और वो वैसा ही किया उन्होंने, पहले प्रैक्टिकली फाइंड किया, फिर चेक किया, अरे इट इज इक्वल टू 0.3 टाइम्स ऑफ इनर डायमीटर. सो दिस वाज प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन फॉर विच पाइप? क्लोज्ड पाइप. ओपन पाइप का और क्लोज्ड पाइप का डेरिवेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस आता है, नीचे 2 आता है. अब वो क्यों आता है वो भी देख लो, क्योंकि 2 एंड करेक्शन होंगे ना, तो यहाँ पे 2 ही होगा ना, क्योंकि दो ओपन एंड्स थे, और ये 2 को यहाँ ले जाओगे तो हो गया. तो ओपन पाइप के लिए भी हम लोग देख लेते हैं एंड करेक्शन फॉर ओपन पाइप, बट अभी मैं ज़्यादा लिखने नहीं वाला हूँ, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड ऑल दिस. N1 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट. डायामीटर दोनों का सेम ही है, सिर्फ लेंथ अलग अलग है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग अलग है. तो यू हैव L1 as a tube length of the first pipe, N1 is the fundamental frequency, L2 is the tube length of second pipe, N2 is fundamental frequency, inner diameter is same. दोनों में एयर है तो दोनों में स्पीड सेम होगा, तो V1 इक्वल्स टू V2 होगा. सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ओपन एंड में स्पीड होता है 2NL, तो 2N1 L1 2N2 L2. इफ यू डू नॉट रिमेंबर, चेक 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 चेक. देखो ये N क्या था? V/2L, तो V क्या हो गया? 2NL. वैसे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो कैंसिल होने वाला है, 2 तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है, कैंसिल हो गया. N1 L1, बट दिस L1 इज L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंड करेक्शन, क्योंकि दोनों एंड्स पे करेक्शन होने वाला है. यहाँ पे दिस एंड एंड दैट एंड, ओपन एंड 2 है, तो यू हैव N2 L2 प्लस 2E.
तो यू हैव N1L1 प्लस 2N1E इक्वल्स टू N2L2 प्लस 2N2E। तो 2N1E माइनस 2N2E इक्वल्स टू N2L2 माइनस N1L1। तो 2E आ गया कॉमन, N1 माइनस N2 इक्वल्स टू N2L2 minus N1L1. So therefore you have end correction E equals to N2L2 minus N1L1 upon 2 times of N1 minus N2। तो याद रखने का भी ट्रिक है। अभी तुमको अगर सीईटी में या फिर जेई में या नीट में ऐसा क्वेश्चन आए, दो एंड ओपन तो नीचे दो, तो हाँ, तो नीचे दो, अगर दोनों एंड ओपन होंगे तो एक एंड ओपन होगा तो नीचे भी वन। दैट इज हाउ यू रिमेंबर। और फॉर्मूलाज याद रखने का ट्रिक बना लो। प्रैक्टिकली स्पीकिंग फिजिक्स से 30 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर प्योरली थ्योरी है, 2 या 3 सेमीकंडक्टर्स एंड 1 और 2 अदर्स। 27-28 चैप्टर में से ऑन एन एवरेज मान लेते हैं हर एक में 10-10 टॉपिक है, तो 280 टॉपिक्स हो गए। मान लेते हैं, एवरेज की बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं हर एक टॉपिक में ऑन एन एवरेज कम से कम 3 फार्मूला है, तो 280 इंटू 3 एवरेज की बात करो, चलो 2 मान लो, 560 फार्मूला याद रखने हैं तो तुमको ट्रिक्स बनाने पड़ेंगे खुद के लिए। और यही बेसिक फॉल्ट होता है कि तुम थ्योरी नहीं पढ़ते हो, डायरेक्ट चलते जाते हो। थ्योरी पढ़ोगे तो समझेगा 2 क्यों आया, सिर्फ याद रखोगे ना, एंड करेक्शन इज N1 L2 N1 2 N1 2 कहाँ से आया भाई, 2 पाइप 2 ओपन एंड थे तो 2 आएगा। So that's how you remember. So let's move to the last topic of this chapter. I know it is last but one, formation of beats and then you have application of beats. लेकिन application of beat मैं वो reading assignment ही देता हूँ हर साल, थोड़ा पढ़ो, नहीं समझ में आया तो पूछो। Application of beats is just for you to understand where you can apply use beats. तो अगला टॉपिक है formation of beats. Formation of beats. So this is the third topic in which you will be applying superposition principle. पहला था सुपरपोजिशन ऑफ वेव जहां पे हमने जनरल फॉर्मूला बनाया था, फिर था स्टेशनरी वेव अगेन, और चौथा आएगा इसके बाद। मैंने आपको बोला था कि 4 जगह पे तुम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हो पूरे सिलेबस में, एट 4 प्लेसेस। चैप्टर नंबर 6 में 3 बार होगा और 7 में 1 बार होगा। और थोड़ा थोड़ा याद रखोगे ना, लिटिल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। जब पहली बार तुम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की बात कर रहे थे, तुम जनरल थ्योरी डेवलप कर रहे थे, तुम बोल रहे थे मेरे पास 2 वेव्स है, वन इज लाइक y1 इक्वल्स टू a1 sin omega t, बिकॉज यू सेड दैट द फ्रीक्वेंसी इज सेम, पीरियड इज सेम, एंड द सेकेंड वेव वाज y2 इक्वल टू a2 sin of omega t प्लस समथिंग प्लस फाई, क्योंकि पहले और दूसरे वेव में फेज डिफरेंस हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं है कि क्रेस्ट विल ओवरलैप, ट्रफ विल ओवरलैप, राइट। तो फिर तुमने तब जनरल थ्योरी लेते वक्त यू टेक वन फॉर्म ऑफ द वेव a1 sin ओमेगा टी और दूसरे का a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर तुम दोनों को सुपरपोज कर देते हो y इक्वल टू y1 प्लस y2, पूरा सॉल्व करते हो एंड यू शो दैट द रिजल्टेंट वेव y इज r sin ओमेगा t, इफ यू रिमेंबर, बराबर, प्लस डेल्टा, और डेल्टा रिजल्टेंट फेस, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तुमको मिल जाता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस ऑफ फेज डिफरेंस फाइव, बराबर, डेल्टा फाइव जो भी नाम दिया होगा, अभी आई डोंट रिमेंबर डेल्टा बोला था फाइव बोला था, वट एवर इट वॉज, फेज डिफरेंस फाइव, राइट। फिर उसके बाद तुम जब सेकेंड टाइम सुपरपोजिशन यूज किए, इट वॉज फॉर स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन, और मैंने बताया कि तुमको याद रखना कैसे है, तुमको ऐसा मानना ही नहीं 2 वेव है, तुम मान लो एक ही वेव है, वही वेव गया वही रिफ्लेक्ट होके आया, तो जो गया और जो आया उसका इंटरफेरेंस हो गया, इसलिए तुमको याद रहेगा कि वहां पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है डायरेक्शन का। तो y1 इक्वल टू a sin 2 pi nt माइनस x by lambda फॉर द वेव विच इज गोइंग, एंड y2 इक्वल्स टू a sin 2 pi nt प्लस x by lambda। 2 पाई सिटिंग आउटसाइड, nt माइनस एक्स बाय लैम्डा दोनों के साथ 2 पाई मल्टीप्लाई होता है, और दूसरे केस में nt प्लस एक्स बाय लैम्डा था, तो दोनों को तुमने सुपरपोज कर लिया, तो ये हो गया y1 प्लस y2 इक्वल टू y,
विच इज बेसिकली स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला यूज कर लिया एंड सो ऑन सो फोर्थ। सॉल्व कर लिया तो याद होना चाहिए रिजल्टेंट वेव याद होना चाहिए, आर साइन ऑफ 2 पाई एन टी, आर साइन ऑफ 2 पाई एन टी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, मैंने बोला था आपको। जो दो वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है स्टेशनरी वेव में, नया वेव का फ्रीक्वेंसी उतना ही है। आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विच इज 2a cos of 2 pi x by lambda, 2a cos of 2 pi x by lambda। फिर वहां पे नोड्स और एंटी नोड्स का फॉर्मेशन होता है, फिर तुम कंडीशन ऑफ नोड्स एंड कंडीशन ऑफ एंटी नोड्स ढूंढते हो, फाइंड करते हो, वो भी याद होना चाहिए। x is p lambda by 2 फॉर एंटी नोड्स। p की वैल्यू 0 तो पहला एंटी नोड 0 पे बन गया, p की वैल्यू 1 तो लैम्डा बाई 2 पे बन गया, फिर लैम्डा पे बन गया, फिर 3 लैम्डा बाई 2 पे बन गया, सो ऑन सो फोर्थ। एंड फॉर नोड्स x equals to 2p plus 1 lambda by 4, 2p plus 1 lambda by 4। वो होने के बाद नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। अब पहले बीट्स क्या है, सुपरपोजिशन ही है, लेकिन हो क्या रहा है वो समझ लो। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टॉकिंग अबाउट टू साउंड वेव्स। स्टेशनरी वेव में हमने जनरल थ्योरी जब डेवलप किया था वो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का था, फिर हमने वो स्ट्रेच स्ट्रिंग का स्टेशनरी वेव का थ्योरी लगा दिया ओपन पाइप और क्लोज पाइप पे, मतलब साउंड पे। यहाँ पे बीट फॉर्मेशन में तुम्हारे पास बीट्स इज स्ट्रिक्टली अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, तुम यहाँ साउंड की बात कर रहे हो। सो व्हेन टू और मोर साउंड वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम रीच एट अ पॉइंट ऑफ द मीडियम साइमल्टेनियसली। बाय द वे, अब मैंने ये नहीं बोला कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का क्या सिचुएशन है यहाँ पे एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल, फ्रीक्वेंसीज आर नियरली इक्वल, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी में। फॉर एग्जांपल अगर एक 100 हर्ट्ज का है तो एक 102 हर्ट्ज का हो गया, 103 हर्ट्ज का हो गया। अब थोड़ा करेक्शन करते जाऊंगा, व्हेन टू और मोर साउंड वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, एंड इक्वल एम्पलीट्यूड्स, एम्पलीट्यूड्स इक्वल है, फ्रीक्वेंसीज नहीं, राइट, reach at a point of the medium simultaneously, then due to superposition of waves the intensity of sound varies alternatively between maximum and minimum। वहां पे भी तो ये हो रहा था ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब एंटी नोड, और मिनिमम मतलब नोड, राइट, करेक्ट। तो जब साउंड का इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है उसको बोलते हो वैक्सिंग ऑफ साउंड, जब मिनिमम होता है उसको बोलते हो वेनिंग ऑफ साउंड। हेंस द अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। बराबर। अब ये पूरा मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यू शुड ऑल्सो ट्राई टू इमेजिन दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू डू नॉट इमेजिन, फिर कुछ और पूछ लिया तो नहीं आएगा बताते। तो आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सुपरपोजिशन की जब बात करते हो और जब बीट्स की बात करते हो। इफ यू रिमेंबर I will just draw some dummy lines here. This is just a line to indicate the amplitude of a wave. तो ऐसा है, और मुझे पता है साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल होता है, मुझे पता है मैं ट्रांसवर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे ये भी पता है क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि साउंड वेव को ड्रॉ करना और उसको रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली इज अ डिफिकल्ट टास्क कंपेयर्ड टू ट्रांसवर्स वेव। तो हम लोग ट्रांसवर्स वेव भी ड्रॉ कर लेते हैं, बोलते हैं जहाँ क्रेस्ट दिख रहा है वो कंप्रेशन मान लेना, जहाँ ट्रफ दिख रहा है वो रेयरफैक्शन मान लेना। इट इज अ साउंड वेव, ऑफ कोर्स इट इज अ साउंड वेव। तो अब जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा ध्यान दो तो सब होगा, अच्छे से होगा और सिंपल ही है। आई जस्ट कीप वन ऑफ द वेव्स असाइड फॉर अ व्हाइल, टेक दिस वन हियर। अब जब तुम इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे तो तुम कंस्ट्रक्टिव में बोल रहे थे कि क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ विल एग्जैक्टली ओवरलैप, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम था। फ्रीक्वेंसी सेम होना मतलब वेवलेंथ सेम होना, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब था वेवलेंथ सेम होना, और जब वेवलेंथ सेम होता है तो जब इन फेज होते हैं वेव्स तो क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ एग्जैक्टली ओवरलैप होते हैं।
और इन दोनों वेव्स का सुपर पोजिशन होने के बाद जो नया वेव बनेगा, नया वेव जो बनेगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। मतलब अल्टीमेटली यू हैव अ न्यू वेव विथ हायर एम्पलीट्यूड्स, एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड्स, कंस्ट्रक्टिव, बराबर। दो वेव्स का एडिशन होने के बाद यू हैव गॉट अ न्यू वेव which has amplitude a1 plus a2 because they were interfering constructively, right? Good. Amplitudes same हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं विद अनइक्वल एम्पलीट्यूड्स a1 एंड a2 बोलते हैं, फिर बाद में स्पेशल केस में a1 इक्वल टू a2 कर देते हैं। लेकिन याद रखना फ्रीक्वेंसी सेम था, फ्रीक्वेंसी सेम था तो एग्जैक्ट ओवरलैपिंग हुआ है क्रेस्ट का और ट्रफ का। लेकिन जब तुम बोलते हो कि फ्रीक्वेंसी थोड़ा थोड़ा अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग है, अब देखो कि एग्जैक्टली क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ ओवरलैप ही नहीं होने वाला है। नहीं हुआ ना, एग्जैक्ट ओवरलैप नहीं होगा, होना ही नहीं वाला है। और ऊपर से तुम देख रहे हो कि हर बार इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स मीन पोजीशन पे थे, राइट, करेक्ट, बराबर। यहाँ पे देखो दोनों का क्रेस्ट में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बढ़ गया, यहाँ पे और बढ़ गया, यहाँ पे और बढ़ गया, राइट, बराबर। इसका मतलब हर बार इक्वल डिस्टेंस पे, हर बार इक्वल डिस्टेंस पे सेम स्ट्रक्चर भी नहीं मिलने वाला है। सेम स्ट्रक्चर कब मिलता है? जब हर बार इक्वल डिस्टेंस पे क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ ओवरलैप हो, यहाँ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो थोड़ा सा अलग बनता है। कैसा बनता है? यू मस्ट हैव सीन नाउ। म्यूजिक सुनते हो? म्यूजिक, अरे ऐसा कोई है क्या जो लाइफ में म्यूजिक ही नहीं सुना है क्या? नहीं, नहीं ना, सुना है ना म्यूजिक, सुना होगा। म्यूजिक सुना होगा तो तुमने म्यूजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफ, एक डायग्राम यूज करते, तुमने वो भी देखा होगा, 100% देखा होगा, देखा होना ही चाहिए। देखा है ऐसा कुछ? देखा है? हो ही नहीं सकता, यू मस्ट हैव सीन दिस। नहीं देखा ऐसा? ओह, ईयरफोन्स हेडफोन्स कभी लाइफ में खरीदे नहीं क्या? तो खरीदे होंगे तो जरा जाओ पैकिंग वैकिंग चेक करो, चेक कर लो, तुमको ऐसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। है क्या ऐसा? कहीं देखा होगा? ये है बीट्स, दिस आर बीट फॉर्मेशन, बीट फॉर्मेशन है ये। तो यू विल सी इन दिस केस ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी अलग होने की वजह से, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसीज वे आर नॉट एग्जैक्टली सेम बट नियरली सेम। एग्जैक्टली सेम नहीं थे। जब एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी हो तो यू गेट अ वेरी वेल डिफाइंड पैटर्न कि क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप हो, तो जहाँ क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप हो वहाँ पे एम्पलीट्यूड एकदम से ही बढ़ गया। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे कहीं पे भी एग्जैक्ट ओवरलैपिंग दिख नहीं रहा है। तो यहाँ जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनता है ना, वो पहले बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, मैक्सिमम होता है, फिर कम होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है, ऐसा होते जाता है। दिस इज कॉल्ड एज बीट फॉर्मेशन। एंड इफ यू नोटिस, जहाँ पे तुमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिख रहा है, मतलब वहाँ पे साउंड का इंटेंसिटी भी मैक्सिमम है। तो these all the points where you have maximum intensity of sound are called as points of waxes। तो यहाँ पे वैक्सिंग हो रहा है साउंड का। वैक्सिंग होना मतलब यहाँ पे साउंड का इंटेंसिटी मैक्सिमम होना। और जहाँ पे तुमको दिख रहा होगा some points are there कि जहाँ पे इंटेंसिटी एकदम ही कम है, these are the points where intensity is very small, these points are called as veins। तो यहाँ पे वेनिंग ऑफ साउंड होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज बीट फॉर्मेशन। गुड। अब इसी को हम लोग पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट दिस इन ऑफ कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज, फिर हम उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी लिखेंगे थ्रू इक्वेशंस एंड एवरीथिंग। तो बेसिक आइडिया शुड बी वेरी क्लियर। व्हेन टू और मोर, मैं दो ही वेव्स की बात करूंगा, तीसरा वेव लूंगा नहीं। सो व्हेन टू और मोर, सिर्फ लिखते हो टू और मोर लिख देता हूँ। व्हेन टू और more sound waves, two or more sound waves of nearly equal frequency
Nearly equal does not mean exactly equal. It's not exactly equal. So when two or more sound waves of nearly frequencies, nearly equal frequencies and equal amplitudes reach at a point simultaneously, reach at a point of the medium simultaneously, of the medium simultaneously, then the intensity of the sound, because of superposition of course, then the intensity of sound varies varies alternately alternately between maximum and minimum. When the sound is maximum, matlab when the intensity is maximum, when the intensity is maximum, the sound is said to be waxed, and when the intensity is minimum, when the intensity is minimum, it is said to wane. It is said to wane. Hence, the alternate waxing and waning of sound due to superposition of two sound waves is called as formation of beats. So, therefore, the alternate waxing and waning. And people say कि लिखने की क्या जरूरत है, तो तुमको समझा है तो तुमको लिखते आता है, अगर तुमको नहीं समझा तो तुमको लिखते भी नहीं आता है. इट्स टू सिंपल थिंग. So the alternate waxing and waning of sound due to superposition is known as formation of beats. Now we will see analytical treatment. Analytical treatment का मतलब होता है basically you're writing in terms of equations, जिसको बोलते हो analytical treatment. So let's look at analytical treatment. So let's put all this in context of maths in terms of equations. सिर्फ पता होना चाहिए what is waxing and waning of sound. This is waxing and waning of sound. You hear loud sound, then no sound or less sound, then you hear loud sound, then you hear less sound, and again loud and again less. And by the way, कुछ चीज़ मैंने यहाँ लिखा नहीं है जो आपके लिए छोड़ा है. ये जो alternate waxing and waning of sound है वो after equal intervals of time होता है. So the waxing and waning of sound is after equal intervals of time. मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा नहीं. I would have written here कि ये जो तुमको you are alternately hearing maximum and minimum, this is after equal intervals of time. Time plays an important role here क्योंकि ये साउंड है, तुमको दिखता नहीं है. स्टेशनरी वेव दिख रहा था तो तुमने बता दिया कहाँ पे नोड है, कहाँ पे एंटी नोड है, कहाँ पे नोड है, कहाँ पे एंटी नोड है. साउंड है, दिखता नहीं, इसको सुनना पड़ता है. जब सुनने की बात करते हो तो टाइम कैलकुलेट होता है, कब कब मुझे लाउड साउंड सुनाई दिया, राइट. तो दैट इज वाई हियर आई डिड नॉट राइट इट एनीवेयर इंटेंशनली. जिनका ध्यान नहीं होगा वो तो समझेगा ही नहीं यहाँ पे टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई साउंड वेव है, दिखता नहीं है, ये सुनना पड़ता है. जब सुनते हो तो तुमको पता होता है कितने टाइम के बाद आया. तो मेरे पास अगर दो वेव्स है, एम्पलीट्यूड सेम था, फ्रीक्वेंसीज नियरली सेम थे, तो y1 is a sin 2 pi n1 t and y2 is a sin 2 pi n2 t. इन दोनों का हो गया सुपर पोजिशन, तो y1 plus y2, तो यू हैव a sin 2 pi n1 t plus a sin 2 pi n2 t. And then you can just take out a common and apply sin c plus sin d. a कॉमन निकाल लिया तो यू हैव 2 sin 2 pi n1 t plus sin 2 pi n2 t. Then this is c, this is d. So using sin c plus d, using sin c plus sin d,
which is 2 sine c minus d by 2 into cos of c plus d by 2. ओके, बराबर है. अरे बराबर है, कैसे क्या इनकरेक्ट बोल रहे हो? अभी लास्ट टाइम तो यही यूज किया, साइन सी प्लस साइन डी, इट इज 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2. वेरी गुड, जाग रहे हो पक्का? गुड, श्योर. Therefore you have sine of 2 pi n1t plus sine of, चलो मैं वैसा ही करता हूँ, पहले c और d कैलकुलेट कर लेता हूँ, c प्लस डी बाई 2 कर लेता हूँ, दिस इज c, दिस इज d. तो you have c plus d by 2 equals to 2 pi n1t plus 2 pi n2t upon 2. तो you have 2 pi t common, n1 plus n2 by 2. कुछ नहीं, 2 pi common, 2 pi t common निकाल लिया. c minus d by 2 equals to 2 pi n1t minus 2 pi n2t by 2. 2 pi t तुमने निकाल लिया कॉमन, n1 minus n2 by 2. तो therefore you have y equals to a, ये जो साइन c प्लस साइन d था ये बन गया आपका 2 साइन c प्लस d by 2. व्हाट इज c प्लस d by 2? 2 pi t n1 plus n2 by 2. करेक्ट है ना? अरे ये c plus d by 2 यहाँ लिखा, बस बाकी थोड़ी कुछ किया है. इट इज टू सिंपल, जस्ट टेक दिस एंड पुट इट हियर. एंड व्हाट एल्स? cos क्या? c minus d by 2 मतलब क्या? 2 pi t n1 minus n2 by 2. बराबर, गुड. तो यू हैव y equals to 2a. I will write down the cos वाला टर्म पहले, तो cos वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, एंड आई विल राइट डाउन द साइन वाला टर्म बाद में. और बाद में लिख रहे हो, चलो ठीक है, बता देता हूँ. अब ऐसा करने के पीछे रीजन था, मैंने आपको बताया था, अगर दो वेव्स का फॉर्मूला इक्वेशन ए साइन है तो रिजल्टेंट भी एम्पलीट्यूड इनटू साइन होता है कि नहीं? हाँ, नहीं, अब ऐसा ही होता है. तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बन गया. हाँ, तो यू हैव y इक्वल्स टू r साइन ऑफ 2 पाई t, और ये बन गया तुम्हारा एवरेज ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज. यू नो एवरेजेस, एड टू नंबर डिवाइड बाय 2, एवरेज. तो पहले का फ्रीक्वेंसी n1 था, दूसरे का फ्रीक्वेंसी n2 था, तो फ्रीक्वेंसी इज एवरेज. ये गुड. तो द रिजल्टेंट इक्वेशन फॉर बीट इज r साइन ऑफ 2 पाई n एवरेज t. बराबर, राइट? पिछले केस में, स्टेशनरी वेव के केस में, फ्रीक्वेंसी क्या था? सेम था. जो दो इंटरफेरिंग वेव्स थे और जो रिजल्टेंट वेव था स्टेशनरी वेव, फ्रीक्वेंसी क्या था? सेम था. यही तो था. व्हाट वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव? n. सेकेंड n. व्हाट इज n प्लस n? 2n डिवाइड बाय 2. तो वहां भी एवरेज था, वहां भी एवरेज ही था. इसका मतलब जब दो वेव्स का सुपरपोजिशन होता है ना, फ्रीक्वेंसी इसका एवरेज होता है. गुड, बराबर. सी कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कहाँ से स्टार्ट किया था, दो वेव्स बेचारे जा रहे थे, हमने सब बता दिया. कहाँ पे वैक्सिंग होगा, कहाँ वेनिंग होगा, फ्रीक्वेंसी के खुद को नहीं पता होगा, उनको तुमको उतना पता है. व्हाट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? 2a cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2, राइट? फिर जैसे तुमने कंडीशन फॉर नोड्स फाइंड किया था और एंटी नोड्स फाइंड किया था, यहाँ पे तुम कंडीशन फॉर वैक्सिंग एंड वेनिंग फाइंड करोगे. तो कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ वैक्सेस, अभी वैक्सिंग पे यू आर सेइंग कि इंटेंसिटी इज मैक्सिमम. यू नो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. इंटेंसिटी का मैक्सिमम होना, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है. इंटेंसिटी का मैक्सिमम होना मतलब एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम होना. सो देयरफॉर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इफ एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. और एम्पलीट्यूड खुद किस पे डिपेंड करता है? कॉस ऑफ 2 पाई t n1 माइनस n2 by 2.
So that is cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2 is maximum. आया ध्यान में? वैक्सिंग होना मतलब लाउड साउंड सुनाई देना, मतलब इंटेंसिटी इज मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन cos of 2 pi t n1 n2. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना मतलब cos of 2 pi t n1 माइनस n2 मैक्सिमम होना मतलब कितनी वैल्यू होना, अरे बता दो, प्लस माइनस 1. -1 is not minimum, it is maximum on the opposite side, mathematically speaking. So do you remember, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है ये +1 -1 कब होता है? 0 pi 2 pi 3 pi. cos 0 is 1, cos of pi is -1, cos of 2 pi is +1 and 3 pi is -1. तो cos of p pi पे होता है ये, where p is basically 0 1 2 3 so on so forth. तो आ गया 2 pi t n1 minus n2 by 2 equals to p pi bye bye. So you have t equals to p 2 भी गया 2 भी गया 2 और 2 भी गया, तो p upon n1 minus n2. These are the instants of time when you hear the waxes. So these are time instants when you can hear waxes, loud sound. So I can put t equal to 0. If I put p equal to 0, sorry, if I put p equal to 0, I hear the loud sound initially loud sound ही सुनाई देगा ना तुमको, क्योंकि पहले अगर नो साउंड था तो सुनाई थोड़ी दिया, तुमको सुनाई देगा जब पहली बार ऐसा होगा, तो पहली बार वैक्स ही होगा, उसके बाद से तुम फिर काउंट करना चालू करते हो. Then you put p equal to 1 upon n1 minus n2, then you put 2 upon n1 minus n2, then you put 3 n1 minus n2 and so on so forth. बराबर. जैसे वहाँ पे नोड टू नोड डिस्टेंस जो था वो λ/2 था, यहाँ पे एक टाइम इंस्टेंट और दूसरा टाइम इंस्टेंट बिटवीन द टू एक्सेस इज 1 upon n1 minus n2. That is also called as beat frequency, because the number of waxes you hear per second is beat frequency. मैं उस पर भी आऊँगा, पहले हम लोग वेन्स का कंडीशन देख लेते हैं. तो कंडीशन फॉर वेन्स, कंडीशन फॉर वेनिंग ऑफ साउंड, कंडीशन फॉर वेन्स. अभी मैं ज़्यादा लिखने नहीं वाला. वेन मतलब इंटेंसिटी मिनिमम, मतलब R शुड बी मिनिमम. R minimum मतलब cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2 should be 0, और cos की वैल्यू 0 होती है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, मतलब cos of 2p plus 1 π/2, 2p plus 1 π/2, p equal to 0 π/2, p equal to 1 3π/2, p equal to 2 5π/2. So you have 2 pi t n1 minus n2 by 2 equals to 2p plus 1 π/2. Very good. Pi by 2 also by. So you have t equals to 2p plus 1, बराबर ना, हाँ कि ना, upon 2 into n1 minus n2. These are the time instants when you do not hear sound or low sound. So put p equal to 0. If you put p equal to 0, कितना हो गया? 1/2 into n1 minus n2. When you put p equals to 1, 3/2 into n1 minus n2. When you put p equals to 2, you get 5. Very good. 7 and so on so forth. If I say तुमको पहले से ये पता था, कैसे पता था? क्योंकि तुमने बोला वैक्सिंग होगा 0 पे, 1 upon n1 n2 पे, 2 upon n1 minus n2 पे, 3 upon n1 minus n2 पे. ये थे instances where you have waxing of sound. अगर क्रेस्ट और ट्रफ अल्टरनेट है
अगर नोड और एंटी नोड अल्टरनेट है, अगर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन अल्टरनेट है, तो वैक्सिंग एंड वेनिंग भी अल्टरनेट है। मतलब दो वैक्सिंग के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे सेंटर पोजीशन के टर्म्स में नहीं है, टाइम के टर्म्स में, राइट राइट एट द हाफ टाइम ऑफ इट यू विल हियर अ वेन। तो वैक्स वेन वैक्स वेन वैक्स वेन, मतलब इन दोनों का आधा, 1/2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2। फिर इन दोनों का आधा, एक और दो का आधा 1.5 होता है, 1.5 मतलब 1.5 मतलब 3/2 होता है। देख लो यही है, यही है। फिर 2 और 3 का आधा 2.5 होता है, 2.5 मतलब 2.5 मतलब 5/2 होता है, राइट। तो these are the time instances of waxing and waning. So wax wane wax wane wax wane wax wane ऐसे चलता रहेगा। Now the number of waxes or wanes you hear per second is called as beat frequency. So the number of waxes or wanes heard per second is known as beat frequency, is known as beat frequency, बराबर। तो पहली बात तो दो वैक्सेस के बीच में कितना टाइम इंटरवल है? व्हाट इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू वैक्सेस? 1/n1 माइनस n2। अरे किसी भी दो वैक्स में कितना टाइम इंटरवल है? 1/n1 माइनस n2, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? पीरियड। सो द टाइम इंटरवल बिटवीन टू वैक्सेस, इसको क्या बोलते हो? इज नोन एज, अरे क्या बोलते हैं इसको? इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? पीरियड। एक वैक्स और अगला वैक्स कितने टाइम के बाद आता है उसको पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, मतलब 1/n1 माइनस n2। तो व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? n1 माइनस n2। मतलब जितना दो इंटरफेरिंग वेव्स में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा उतना ही बीट फ्रीक्वेंसी होगा। तो अगर मेरे पास दो वेव्स है, एक का फ्रीक्वेंसी 100 है, दूसरे का 105 है, तो हाउ मेनी बीट्स यू विल हियर पर सेकेंड? 5। कितने? 5, राइट। सो कितना सिंपल है ये। बीट फ्रीक्वेंसी इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू इंटरफेरिंग वेव्स। इफ यू हैव 100 एंड यू हैव 98 देन 2। पक्का? So this is the end of theory part of this chapter. बाकी applications of beat will be assignment for you to read. That's it for today.